बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग की पूरी सीरीज स्टार्ट करने हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले सिंगल मीन हाइपोथेसिस, फिर टू मीन हाइपोथेसिस, दैन प्रोपोर्शन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ऑफ वेरिएंस और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी। सारे टॉपिक्स 5 टॉपिक इंशाल्लाह ज़रूर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बताते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस जो है मतलब आपकी कोई भी ऑब्जर्वेशन जब आप उसको रिटन फॉर्म में लिख देते हैं वो आपकी हाइपोथेसिस बन जाती है। लेट्स से मैंने एक तरह के पत्ते देखे जो कि मुझे ग्रीन नज़र आए, मैंने 2 तरह के पत्ते देखे, दूसरे तरह का पत्ता देखा वो भी ग्रीन नज़र आया। ऐसे करते करते मैंने 10 तरह के पत्ते देखे तो मुझे 10 के 10 तरह के पत्ते ग्रीन नज़र आए। तो मैं अपनी हाई ऑब्जर्वेशन को इस एक जुमले में कंक्लूड कर दूंगा कि ऑल द लीव्स ऑफ ऑल ट्रीज आर ग्रीन। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरी ये ऑब्जर्वेशन सही भी हो, ठीक है। ये उस वक्त सही होगी जब इसके बाद टेस्ट होगा और 2 या 3 साइंटिस्ट मज़ीद इस ऑब्जर्वेशन को करेक्ट साबित करेंगे तो ये बन जाएगी थ्योरी। दैन थ्योरी के बाद अगर थ्योरी को बार बार टेस्ट करने के बाद कोई फ़िज़िकल उसकी हमें नज़र आ जाती है चीज़ तो हम उसको लॉ के साइंटिफिक लॉ का नाम देते हैं। तो बेसिकली हाइपोथेसिस क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशन का रिटन फॉर्म कि भाई आपने जो देखा आपने उसको एक जुमले में एक लाइन में लिख देना, वो आपकी हो जाती है हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है? लेट्स से अगर मैंने कह दिया कि द लीव्स ऑफ ऑल ट्रीज आर ग्रीन, तो ज़रूरी नहीं मैं सही हूँ, ठीक है। मैपल लीव्स जैसे कि पर्पल होते हैं, कॉलियस डिफरेंट शेड का होता है, क्रोटॉन डिफरेंट शेड होते हैं उसके अंदर, तो मेरी ऑब्जर्वेशन तो सही नहीं है। अब अगर कोई और बंदा है जो देखता है कि भाई कॉलियस के पर्पल लीव्स हैं या ग्रीन और पिंकिश ब्राउन कलर के लीव्स आ रहे हैं, तो वो तो मेरी हाइपोथेसिस गलत साबित कर सकता है, लेकिन उसको कैसे करेगा? तो उस प्रोसेस को हम करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर कि एक पूरा टेस्ट होता है, पूरी अपना पेपर टाइप बनता है जिसके अंदर आप बताते हैं कि आपने उसकी हाइपोथेसिस को कैसे गलत साबित किया, ठीक है ना। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास राइटिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास ये है राइटिंग हाइपोथेसिस। अब 3 केस बनते हैं किसी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, सिर्फ 3 केसेस बनते हैं, टू टेल, राइट टेल या फिर लेफ्ट टेल। अब मैं बताता हूँ कैसे है। तो मैं यहाँ पर बात करूँ नंबर 1 ही, तो ये हो जाता है H0 म्यू इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब आपने यहाँ पर एक देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो H0 है हमारे पास वो है नल हाइपोथेसिस। यहाँ पर वो हाइपोथेसिस होती है जो कि चेक होगी, जो कि टेस्ट होगी, यहाँ पर वो हाइपोथेसिस लिखी जाती है, ठीक है ना। मतलब लेट्स से अगर मेरी हाइपोथेसिस है ऑल लीव्स आर ग्रीन, तो यहाँ पर वो हाइपोथेसिस लिखी जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पर अभी आप एक और देखेंगे H1, इसे कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यहाँ पर जो हाइपोथेसिस है वो अपोजिट लिखी जाएगी H0 के, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ऑल लीव्स आर ग्रीन, तो जो टेस्ट करने वाला होगा वो बोलेगा ऑल लीव्स आर नॉट ग्रीन, ठीक है। जो भी ऊपर बात की होगी उसका अपोजिट लिखा हुआ होगा नीचे। म्यू आप सबको पता है मीन का होता है, ठीक। म्यू नॉट ये होता है हमारे पास हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। जिस वैल्यू के साथ भी नॉट लगा हुआ होगा वो हमारी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू होगी। हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू क्या आप अज्यूम करते हैं, जो भी वैल्यू का आप अज्यूम कर रहे हैं वो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू कहलाती है आपकी। ये जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उससे बताऊँगा कि ये कैसे ढूंढते हैं, ये कहाँ पर मिलेगी और इसको हम कैसे बताएंगे कि भाई ये हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है तो कैसे है, ठीक है। सब में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मैं आपको एक आधा, तो आपको उसमें डिटेल में बताऊँगा। H1 म्यू
इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, ऊपर बात हो रही थी एच नॉट के अंदर म्यू बराबर है म्यू नॉट के, H1 के अंदर क्या बात हो रही है, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, यानी कि अपोजिट बात हो रही है। अब आते हैं बी के ऊपर, एच नॉट म्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट, और H1 में क्या बात हो जाएगी, म्यू इज़ लेस देन म्यू नॉट। ये हमारे पास टू टेल है, ये हमारे पास लेफ्ट टेल है, और सी में हमारे पास आ जाएगा राइट टेल, दैट एच नॉट म्यू इज़ लेस देन और ग्रेटर इक्वल टू म्यू नॉट, और H1 में आ जाएगा म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये हो जाएगा हमारे पास राइट टेल। टेल कैसे डिसाइड करें, सबसे पहले तो आपका भी क्वेश्चन होगा कि टेल कैसे हम बता सकते हैं राइट टेल है या लेफ़्ट टेल है। सिंपल एक टिप बता रहा हूँ, H1 के अंदर देखिए टू टेल तो आपको समझ में आ जाएगा, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो ये टू टेल है। राइट और लेफ़्ट में कन्फ्यूजन होगी, तो राइट के लिए अगर लेफ़्ट में देखेंगे तो ये जो पॉइंट है आपका H1 का, जो ग्रेटर देन का साइन का जो पॉइंट, लेस देन का साइन का जो पॉइंट है वो म्यू की तरफ है। वो पॉइंट जिस भी साइड पर होगा आपकी, अगर लेफ़्ट साइड पर है तो लेफ़्ट टेल, अगर राइट साइड पर है वो पॉइंट तो राइट टेल। H1 के हम साइन की पॉइंट देखेंगे, इस साइन का जो पॉइंट है तो किस तरफ है, राइट साइड पर है तो राइट टेल, लेफ़्ट साइड पर है तो लेफ़्ट टेल। ठीक हो गया। दूसरा स्टेप हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा, आपकी पूरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग इस एक स्टेप पर बेस कर ली। अगर आपको लग रहा है कि मेरे लास्ट में हाइपोथेसिस का रिज़ल्ट गलत आ रहा है, आप स्टेप को चेंज करेंगी, आपका रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। पूरी हाइपोथेसिस इस एक स्टेप पर बेस कर ली है। ये होता क्या है, बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और एक होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं कि आप अपनी बात पर कितना % श्योर है कि मेरी बात इतना % सही है। आप 99% श्योर हैं, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 99% हो जाएगा। आप 95% श्योर हैं, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 95% हो जाएगा। आप अपनी बात पर कितने % श्योर हैं वो बताया जाता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से ही निकलता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ एक फार्मूला होता है 1 + अल्फ़ा इक्वल्स टू सी। यहाँ पर जो सी है वो है आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, अल्फ़ा जो है आपके पास है वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक, ये फार्मूला है 1 + अल्फ़ा इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 + अल्फ़ा। लेट से मैं कह रहा हूँ मेरी बात जो है वो 95% सही है, तो मैं यहाँ पर 95% मार्क कर दूँगा। ठीक हो गया। 1 + अल्फ़ा 95 / 100 हो जाएगा 0.95। अल्फ़ा 1 - 0.95, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0.05। यानी कि हमारे पास अल्फ़ा कितना आ गया, 0.05। अल्फ़ा का काम क्या है, अल्फ़ा की वजह से हम पूरे अल्फ़ा जो है ना हमारे पास टेबल वैल्यू होती है, हम इसको टेबल में देखते हैं कि टेबल में कहाँ लाइक कर रहा है, उसके ऊपर फिर हम अपने जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उसको कंपेयर करते हैं। तो अल्फ़ा हमें इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0.05। आपको पेपर के अंदर ये स्टेप करना नहीं है, आपको पेपर के अंदर ये अल्फ़ा की जो ये वैल्यू है ये गिवन होगी और 0.05 ही गिवन होगी। ठीक है ना, अगर कहीं गिवन नहीं है तो आपने अल्फ़ा 0.05 ही रखना है। ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया, ये बताया कि ये 0.05 आया कहाँ से, कैसे आया, क्या प्रोसीजर है,
ठीक है, ये आपको मैंने इसके अंदर बताया, आपको ये वैल्यू याद हो जानी चाहिए। आप एक्सपेरिमेंट जब कर रहे हो क्वेश्चन तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, देन हमारे पास तीसरा स्टेप आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, z कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n। ये फार्मूला है। ZCL का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। ठीक है, दो वैल्यूज़ होती हैं, एक कैलकुलेटेड एक टैबुलेटेड। टैबुलेटेड वैल्यूज़ टेबल से निकलती हैं, कैलकुलेटेड वैल्यूज़ कैलकुलेटर में पुट करके निकाली जाती है, तो इससे हम कहते हैं कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, एक्स बार मीन माइनस म्यू नॉट हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू आपकी, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, रूट एन के अंदर एन जो है यहाँ पर ये है सैम्पल साइज़, स्मॉल एन है इसलिए सैम्पल साइज़ उसको लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप बोलेंगे एक्स बार डिनोट किया है, यहाँ पर म्यू, दोनों मीन है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पर एक्स बार और वहाँ पर म्यू को डिनोट किया हुआ है। ठीक है, इस स्टेप के अंदर सिर्फ आपने फार्मूला लिखना होता है, इसके आगे कुछ नहीं। कैलकुलेशन के लिए एक अलग स्टेप होता है इसके अंदर, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटेशन। इस स्टेप के अंदर आपकी इस स्टेप में ना आप ये फार्मूले का सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, बस आपको उसमें से निकालनी है। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, फिर इन वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टेप का सिर्फ क्या हो गया आपके पास, कैलकुलेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका आता है क्रिटिकल रीजन। ठीक है, अच्छा ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। ठीक है, तो इसको गौर से समझिएगा। इस रीजन के अंदर आपकी हाइपोथेसिस सही या गलत साबित होती है। इस रीजन में पता चलेगा आप जो बात कर रहे हैं वो सही है या गलत। ठीक है, तो सबसे पहले तीन वहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ थी ना, टू टेल, लेफ़्ट टेल और राइट टेल। उसी तरह से क्रिटिकल रीजन भी तीनों का अलग अलग बनता है। आपका बनता है ये एक, ठीक, ये दो और ये तीन। जेड टेबल को अगर हम देखें, यहाँ पर मैं एक बात लिखना भूल गया कि ये जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये जो है ये फॉलो करती है Z01 टेबल को। ठीक है ना, मतलब ये जो Z है ये अब 01 टेबल को फॉलो करती है। और आपको याद होगा हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, जिसके अंदर Z टेबल के अंदर ये बात की थी कि ये जो है ये बेल शेप होता है, यानी कि जितना यहाँ पर होगा उतना ही वहाँ पर होगा। लेट्स से अगर मैं कहूँ यहाँ पर कहीं बीच में हमें ज़ीरो मिलेगा, ठीक है, तो ज़ीरो के इस तरफ भी और इस तरफ भी सेम वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब टू टेल अगर हम कर रहे हैं, ये टू टेल टेस्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रिटिकल रीजन टू टेल टेस्ट का। तो यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव में Z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आएगी और एक पॉजिटिव में Z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आएगी। अल्फ़ा क्या था हमारे पास 0.05। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर देखेंगे Z अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा, हमारे पास अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा 0.025। अब ये 0.025 को हम Z के नेगेटिव टेबल में देखेंगे कि वो कहाँ पर आ रही है। ठीक है ना,
Z का नेगेटिव टेबल होगा आपके पास, ग्रुप पे आया हुआ है, उसके अंदर आप देखेंगे Z की ये टेबल वैल्यू कहाँ पर आ रही है। तो ये आती है हमारे पास Z α/2 की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.96 के ऊपर। ठीक है, यूँ देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। Z का टेबल यूँ बना हुआ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टार्ट होती है वैल्यू आपकी 3.9 से चलती 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 0.0 तक जाती है। बीच में कहीं पर यहाँ पर 1.9 लिखा हुआ होता है। ऊपर जो वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं होती है 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 और ये चलती चलती 0.06 पर। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे ये और ये जहाँ पर मिल रहे होंगे वहाँ पर आपके पास एक वैल्यू लिखी होगी 0.0250। ठीक है ना, ये देखिए यूँ मिल रहे हैं यूँ, तो 1.9 यहाँ से आया और 6 जो है वहाँ से आया, तो ये हो जाएगा 1.96। ये Z α/2 की वैल्यू है। ठीक है, तो कोशिश करने ये टेबल आपको वैसे पेपर में मैम से पूछना पड़ेगा कि गिवन होता है या नहीं। गिवन तो वैसे होगा Z टेबल T टेबल, क्योंकि आपकी टेबल से वैल्यू होंगी। और आपके पास 1.96 या तो याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये Z टेबल आ गया आपके पास, Z α/2 की वैल्यू क्या आ गई 1.96। अगर तो आपकी जो कंप्यूटेशन वाली जो वैल्यूज़ आई हैं वो इस या इस रीजन में, यानी -1.96 से इस तरफ बड़ी और 1+1.96 से छोटी, अगर तो वैल्यूज़ हैं तो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। AR का मतलब है एक्सेप्टेंस रीजन, यानी आपकी जो वैल्यू अगर एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करी तो आपकी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। समझ आ रहा है। अगर ये वाली जो वैल्यू है आपकी, जो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है वो अगर आपकी यहाँ पर इन दोनों में से इन 1.96 से बड़ी होनी चाहिए, या 1.9 -1.96 से बड़ी और +1.96 से छोटी, तो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी आपने जो बात कही है वो सही साबित हो जाएगी। अगर तो वो 1.96 से छोटी आ रही है -1.96 से तो रिजेक्ट हो जाएगी, या +1.96 से बड़ी आई तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, मैंने क्यों कहा था कि आपकी यह पूरी हाइपोथेसिस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर बेस करती है। देखिए जो वैल्यू आई है टैबुलेटेड वैल्यू, वो किससे आई है, अल्फ़ा से। अगर आप यहाँ पर अल्फ़ा को चेंज कर देंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ये आपके पास रीजन या तो बड़ा या फिर छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से आप इसको, जब आप रिसर्च वर्क में जाते हैं और आपको अपनी रिसर्च सही साबित करनी होती है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं अल्फ़ा को। ठीक, लेफ़्ट टेल में बहुत इजी है। लेफ़्ट टेल कुछ भी नहीं करना। लेफ़्ट टेल के अंदर आप यहाँ पर माइनस का Z अल्फ़ा लेफ़्ट साइड पर होता है। अगर तो इससे बाहर वैल्यू है तो एक्सेप्ट है, और इससे पीछे अगर वैल्यू है तो रिजेक्ट है। इसी तरह राइट टेल के अंदर प्लस का Z अल्फ़ा होता है। अगर तो प्लस Z अल्फ़ा से बड़ी वैल्यू है तो रिजेक्ट, छोटी वैल्यू है तो एक्सेप्ट। ठीक है, ये हो गया आपके पास लेफ़्ट टेल, और ये हो जाएगा आपके पास राइट टेल। ठीक होगी। अब यहाँ पर जो -Z अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.645। यहाँ पर भी प्लस का माइनस का यहाँ पर होता है, यहाँ पर 1.645 प्लस का होता है। अच्छा, ये वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर 9 के बाद आपके पास लिखा होगा यहीं पर 1.6 और यहाँ पर 0.04। जहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ मैच कर रही होंगी आपकी, वहाँ पर लिखा होगा 0.0505। ठीक है, तो 1.64 तो आ गया, जो लास्ट 5 होता है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, इसलिए लिखते हैं 1.645। ठीक है ना, 1.6 प्लस 0.04 कितना हो जाएगा 1.64, और ये लास्ट वाला 5 जो अकेला रह जाता है वो यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 0 था तो हमने आके कोई नंबर ऐड नहीं किया, सीधा 1.96 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर 1.645 आ जाएगा। ठीक है, देन आप इसके बाद लिखते हैं फाइनल स्टेप है इसका,
आप करते हैं क्या, कंक्लूजन। कंक्लूजन में दो बातें लिखते हैं। अगर तो आपकी वैल्यू रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है तो आप सिंपल लिख देंगे रिजेक्ट एच नॉट। क्यों एच नॉट लिखा, क्योंकि हम टेस्ट किसको कर रहे थे, एच नॉट को कर रहे थे। अगर आपकी वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करी तो आप ये नहीं लिखेंगे एक्सेप्ट एच नॉट, आप लिखेंगे फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। क्यों, देखिए हमें तो एच नॉट का हर सूरत में रिजेक्ट करना है, हमें एक्सेप्ट तो करना नहीं एच नॉट को, ठीक है ना। तो हमारा आंसर भी रिजेक्ट, हमारे आंसर के अंदर भी रिजेक्ट वर्ड होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरी हाइपोथेसिस है कि सारे दरख्त के पत्ते ग्रीन हैं। अगर आप मेरी हाइपोथेसिस को गलत साबित करो तो आपके आंसर में भी रॉन्ग वर्ड यूज़ होना चाहिए। लेकिन हम आपकी जो मेरी हाइपोथेसिस वो सही साबित हुई तो आप क्या लिखेंगे, फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, यानी एच नॉट को रिजेक्ट करने के अंदर हम नाकाम हो गए। ऑटोमेटिकली मेरी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। रिजेक्ट एच नॉट हो गई आपकी फेल टू। अगर तो रिजेक्शन रीजन में लाई करें तो आप सिंपल रिजेक्ट एच नॉट लिखेंगे। अगर एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करें आप क्या लिखेंगे, फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। ठीक हो गया। इसके हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये पेज नंबर 225 कंपाइलर के क्वेश्चन है 7.2.1, जो कि एक प्रैक्टिकल में भी हमने करा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ जो है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें क्या करना है, हमें जहाँ जहाँ नंबर लिखे हैं हमें वहाँ से मतलब है, ठीक है। हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम होगा भी नहीं पेपर में हम पूरा क्वेश्चन पढ़ें, तो सीधा जहाँ जहाँ नंबर लिखे हैं हम सीधा वहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। एक तो 18 ईयर्स लिखा हुआ है, हमें पता भाई टाइम तो कहीं पर था नहीं, तो टाइम को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सबसे पहले कैंसिल आउट कर देंगे, भाई हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है। देन यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 59.1। अब ये 59.1 क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पीछे पढ़ेंगे, वरा मीन इनिशियल कैलकुलेटेड, यानी इनिशियल मीन है। सिंपल हम यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन, एक मिनट हेडिंग डाल दूँ, 7.2.1, ठीक है। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं, ये हमारे पास आ गया एक्स बार, मीन कितना है 59.1। देन हम आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है हमारे पास, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन 25.6, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमें सिग्मा भी दे दिया 29.6, और क्या दिया हुआ है हमारे पास, सैम्पल ऑफ 211 पेशेंट्स, तो हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल एल। सैम्पल साइज कितना दिया हमारे पास, 211, ओके। एंड क्या दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वी विश टू नो इफ़ वी मे कंक्लूड दैट द मीन फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर सब्जेक्ट इज़ लेस देन 60, ठीक। अब ये जो 60 है ना, यहाँ पर जो लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू के बाद वाली जो लास्ट में वैल्यू लिखी होगी ना, वो होती है आपकी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, जो वो गिवन होती है। यानी कि ये क्या बोल रहा है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि जो एक सब्जेक्ट का मीन है वो लेस देन 60 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख देते हैं हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है u नॉट इज़ इक्वल्स टू 60, और अल्फ़ा हमने कितना सेट किया हुआ है, 0.05, ठीक है। हमारे पास अल्फ़ा सेट। अब इसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब नोट्स का कोई काम नहीं है हमारे पास, जो इतना बड़ा क्वेश्चन था उसमें कितनी काम की चीज़ें थी, सिर्फ 5 काम की चीज़ें थी जो हमें फार्मूले के लिए ज़रूरत है। सिंपल हम यहाँ पर पहले स्टेप में लिखेंगे राइटिंग हाइपोथेसिस, अच्छा। अब एक और सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पर H1 दिया हुआ है या फिर H नॉट, ठीक है। तो मैं इसकी भी सिंपल सी 2 ट्रिक्स बताता हूँ, ठीक है, जो आपको इजी लगे आप रख लीजिएगा। जहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ वी विश टू नो, ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये हमेशा H1 है, यानी वी विश टू नो, वी वांट, ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं, तो यहाँ पर H1 दिया हुआ है। अगर तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी वांट टू टेस्ट, यानी जहाँ पर टेस्ट का वर्ड यूज़ हो जाए तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, H नॉट, क्योंकि हम टेस्ट किसको करते हैं, H नॉट को करते हैं। एक तो ये ट्रिक है।
दूसरी ट्रिक ये है कि एच नॉट के अंदर अगर आप देखेंगे हमेशा इक्वलिटी का साइन यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऊपर देखिए एच नॉट क्या है, म्यू इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट। एच नॉट के अंदर क्या है, यहाँ पर दूसरे लेफ्ट टेल के अंदर म्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। सी से उसके अंदर प्रोबेबली के अंदर क्या है, म्यू इज़ लेस देन एंड इक्वल टू। हमेशा यहाँ पर किसका साइन यूज़ हो रहा है, इक्वलिटी का। अगर तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन यूज़ हो रहा है तो हमेशा क्या दिया हुआ है हमारे पास, एच नॉट दिया हुआ है। नहीं तो ये एच, अगर वी विश लिखा हुआ है, वी कंक्लूड, तो ये क्या हो रहा है, H1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वी विश, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास H1। H1 लिखेंगे, कितना है, क्या बोल रहे हैं हमारे पास, म्यू इज़ लेस देन 60। तो एच नॉट जो कि उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, म्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है। हाइपोथेसाइज वैल्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, 60 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। यहाँ पर हम करेंगे सेकेंड स्टेप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसके अंदर हमने कितना सेट किया हुआ था, यहाँ पर अल्फ़ा तो हमारे पास गिवन है, क्या है 0.05, ये लिख देंगे। थर्ड स्टेप में हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, और वो क्या है, z कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल्स टू मीन माइनस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर डिवाइड का साइन आकर अंडर रूट ऑफ सैम्पल साइज। फोर्थ स्टेप हमारे पास है कंप्यूटेशन, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा z कैलकुलेटेड इज इक्वल्स टू, मीन हमारे पास कितना दिया हुआ था 59.1 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 25.6, सॉरी 29.65 थी, 29.6 अंडर रूट ऑफ 211, नहीं सॉरी यहाँ पर 25.6 नहीं था, मैंने गलती कर दी, सॉरी। z कैलकुलेटेड इक्वल्स टू 59.1 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 25.6 और 211, वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करेंगे। सो हमारे पास डिवाइड का साइन लगा देंगे, 59.1 माइनस 60, नीचे क्या है हमारे पास 25.6, देन डिवाइड रूट ऑफ 211 इक्वल्स टू का साइन दबा देंगे, हमारे पास क्या आ रही वैल्यू, माइनस 0.51, यहाँ पास वैल्यू आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू। देन जो हमारे पास स्टेप है वो है क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन किसका बनेगा, लेफ़्ट टेल वाले का बनेगा, तो हम बनाएंगे लेफ़्ट टेल वाले का क्रिटिकल रीजन, सॉरी हम लेफ़्ट टेल हैं तो लेफ़्ट टेल वाले का क्रिटिकल रीजन बनेगा। माइनस का 1.645 जो कि माइनस की वैल्यू है, जेड अल्फ़ा की वैल्यू है। अब ये -0.51 कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई कर रहा है 0.51, तो ये किस रीजन, यहाँ पे ये देखिए हमें ये रेंज है, इसका मैं बता दूँ, ये जो है हमारे पास ब्लैक लाइन जो है ये हमारे पास वो वैल्यू है जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, किस रीजन में लाइक करिए, हमारे एक्सेप्टेंस रीजन में, और ये हो जाएगा रिजेक्शन रीजन। तो हम कंक्लूड क्या करेंगे, 6 के अंदर हमने कंक्लूजन लिखना है। सो वी कंक्लूड दैट फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू है ये कहाँ पर लाई कर रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में, यानी कि एच नॉट हमारा क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया।
क्योंकि जो 59.1 है जो हम कहने के अपनी हाइपोथेसिस मीन जो है वो ग्रेटर देन 60 है, ये बात सही है। जो अल्टरनल हाइपोथेसिस यानी हमारी जो हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे एच नॉट क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ये एक क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं प्रैक्टिकल के अंदर, वो देखिएगा। एक आपके पास है 7.2.3 और एक है 7.2.9। दोनों में सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा, ठीक है। सबसे पहले आप वही हाइपोथेसिस लिखेंगे, देन आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, फिर कंप्यूटेशन कैलकुलेट करेंगे, क्रिटिकल रीजन में वैल्यू देखेंगे और देन कंक्लूड कर देंगे उसको, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप पर मैसेज कर पूछ सकते हैं।